डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को फैसियोला हिपैटिका का स्ट्रक्चर समझाया था। अब इस सेशन में हम लोग फैसियोला हिपैटिका का लाइफ साइकिल देखेंगे। Fasciola hepatica. The sheep liver fluke lives as an endoparasite in the bile duct of sheep. Its life cycle is digenetic, that is completed in two hosts, a vertebrate host, the sheep, and a secondary or intermediate invertebrate host, द गैस्ट्रोपॉड मोलस्का। तो यह लीवर फ्लूक नाम ही है इसका। यह वर्टिब्रेट होस्ट शिप, गोट, कैटल इत्यादि के बाइल डक्ट में रहता है और बाइल के साथ साथ टिश्यू डेब्रिस को भी खाते रहता है, लेकिन अपने लाइफ साइकिल का थोड़ा सा हिस्सा यह गुजारता है इनवर्टिब्रेट के अंदर, खासकर कुछ विशेष जाति के फ्रेश वाटर स्नेल्स के अंदर। इसलिए यह एक डायजेनेटिक पैरासाइट है। द एडल्ट पैरासाइट इज फाउंड इन द प्राइमरी होस्ट व्हाइल ए पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज लार्वल स्टेजेस आर फाउंड इन इनवर्टिब्रेट होस्ट। तो एडल्ट है शिप के अंदर, वहाँ वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन स्नेल के अंदर इसका लार्वल स्टेज है, वहाँ ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इसलिए कॉमन भाषा में जब हम इसे सेकेंडरी होस्ट कहते हैं तो उससे इस बात का आभास होता है कि शायद रिप्रोडक्शन भी होता हो इनवर्टिब्रेट के अंदर। तो नहीं, यह लिम्निया या दूसरे प्रकार के स्नेल्स इंटरमीडिएट होस्ट है, जिसमें कि सिर्फ लार्वल फेज पाया जाता है। ये टीनिया सोलियम का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसमें दो स्पष्ट हिस्सा आपको दिख रहा है। ये जो आप लाल लाल ब्रांच स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये एंटेरियर टेस्टिस और ये पोस्टेरियर टेस्टिस है, और इसका डक्ट यहाँ से और यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, भाषा डिफरेंसिया है। ये जो आप क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह इसका ओविडक्ट और यूटेरस का हिस्सा है। इसका ओवरी भी ब्रांच होता है, लेकिन एंटेरियर पार्ट में पाया जाता है, जिसे मैंने अभी तुरंत घेरा है। किनारे ये दोनों तरफ से आप देख रहे हैं, यह विटेलाइन डक्ट है, विटेलाइन ग्लैंड का डक्ट। उसके साथ जो छोटी छोटी रचनाएं दाएं बाएं जुटी हुई हैं, वो विटेलाइन ग्लैंड के यूनिट स्ट्रक्चर्स हैं। ये दोनों डक्ट आपस में जुट करके यहाँ दाएं बाएं आप देख रहे हैं, इस U टाइप में आकर फीमेल जेनाइटल डक्ट यानी ओविडक्ट से आकर जुट जाया करता है। अब इसके बाद बाहर जाने का रास्ता शुरू होगा, तो इसके अगला पार्ट जिसमें जेनाइटल चैम्बर बना हुआ है या जेनाइटल एट्रियम बना हुआ है, यहाँ देखिए जेनाइटल एट्रियम लिखा गया है, उसमें मेल जेनाइटल सिस्टम और फीमेल जेनाइटल सिस्टम दोनों साथ साथ खुलता है। तो आप इस डायग्राम को अगर बड़ा करके या दो अलग अलग डायग्राम बनाइए, एक में मेल ऑर्गन और दूसरे में फीमेल ऑर्गन, तो बातों को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी।
अब इसमें हर्माफ्रोडाइट होने के कारण सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनमें दो फैसियोला एक दूसरे के साथ क्रॉस कर सकते हैं। कॉपुलेशन अकर्स इन द बाइल डक्ट ऑफ द शिप। द सीरस ऑफ वन फैसियोला is inserted into Lawrence canal of other fasciola, and the sperms are deposited into the oviduct, so the cross fertilization takes place. फीमेल में एक टेम्पोररी नली के रूप में लॉरर्स कैनाल बनता है जो एकदम डॉर्सल सरफेस पर बाहर की ओर खुलता है। तो दूसरा फैसियोला अपना पेनिस या सीरस बाहर एक्सटेंड करके इसी कैनाल में इंट्रोड्यूस कर देता है और स्पर्म डिस्चार्ज करता है। तो इस तरह स्पर्म डायरेक्टली ओविडक्ट में पहुंच जाता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन which occurs only when cross fertilization does not take place, the sperm from the same fasciola enters the female genital aperture and pass down the uterus to fertilize the egg in the oviduct. अगर मान लिया दो फैसियोला आसपास नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो स्पर्म जेनाइटल एट्रियम में आता है वो वापस खिंचाते हुए फीमेल जेनाइटल डक्ट में चला जाता है और ओविडक्ट में जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर एक एग कैप्सूल बनता है। द एग्स आर ब्राउनिश एंड ओवल इन शेप एंड मेजर अबाउट 130 to 150 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 63 to 90 माइक्रोमीटर इन विड्थ। यानी ये परफेक्टली ओवल रचना है, थोड़ा सा लंबा। द फर्टिलाइज्ड एग्स रिसीव yolk cells from vitelline gland and they get enclosed in a chitinous shell formed by granules in the yolk. Vitelline gland से yolk containing cells यानी yolk cells रिलीज होते हैं, वह चारों ओर से फर्टिलाइज्ड एग को घेर लेता है और उसमें कुछ पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जो बाहर निकलकर चारों ओर से एक घेरा बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे आप शेल यानी खोल कह सकते हैं। इसकी तुलना काइटिन से की गई, इसीलिए काइटिनस शेल लिखा गया। द शेल हार्डन्स एंड बिकम्स ब्राउनिश येलो। द शेल हैज एन ओपरकुलम और लिड ऑल्सो। यह एक ऐसा खोल है जो धीरे धीरे कड़ा होते जाता है। इसका रंग ब्राउनिश येलो है और इसके ऊपर एक खोल यानी ओपरकुलम या ढक्कन भी होता है, जिससे बाद में इसके लार्वल स्टेज का हैचिंग हो सके। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर कॉल्ड कैप्सूल। दीज आर लार्ज इन साइज एंड पास इनटू यूटेरस वेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स। तो यूटेरस के अंदर इसका अर्ली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है। Capsule come out of gonopore into the bile duct of sheep. They reach the intestine and are passed out with the feces. तो यूटेरस में इसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। अर्ली डेवलपमेंट यानी क्लीवेज होगा, मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ये काम होना शुरू हो गया। लेकिन यही कैप्सूल बाइल डक्ट के द्वारा डिओडिनम में वहाँ से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए फीकस के साथ बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। और अगर ओपन डिफिकेशन होता है, गांव देहात में ऐसा होते रहता है, तो नदी तालाब के किनारे के एरिया में ऐसे फीकस ज़्यादा डिस्पोज होते हैं। तो तालाबों के पानी में, नदी के पानी में ये कैप्सूल्स बह के चले जाएंगे। कहीं दूर नाली के किनारे भी फीकल डिस्पोजल होता है, तो नाली के पानी के साथ, ड्रेनेज वाटर के साथ यह
तालाब, झील या नदी में चले जाएंगे। द कैप्सूल्स हैव फॉल in water or damp places will develop at about 75 डिग्री फ़ारेनहीट। 30 डिग्री के आसपास कैप्सूल का डेवलपमेंट होता है। किसी भी मॉइस्ट प्लेस पर यह आराम से सर्वाइव करता है। अब फैसियोला का रिप्रोडक्शन सालों भर होते रहता है और करीबन 5 लाख एग्स या कैप्सूल्स का ये निर्माण करते रहता है। अब कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ? तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द यूटेरस एंड इज कंटिन्यूड ऑन द ग्राउंड। यूटेरस में प्रारंभ हुआ था डेवलपमेंट, कैप्सूल के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और कैप्सूल फीकस के साथ डिस्चार्ज हुआ बाहर, तो मॉइस्ट प्लेस पर भी उसके अंदर डेवलपमेंट होते रहता है। The fertilized egg divide into a small propagatory cell and a large somatic cell. पहले डिवीजन में अनइक्वल क्लीवेज होगा, एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। तो जो छोटा सेल है वो प्रोपेगेटरी सेल कहलाया और बड़ा सेल जो है वो सोमैटिक सेल कहलाया। द सोमैटिक सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द एक्टोडर्म ऑफ लार्वा। अब प्रोपेगेटरी सेल का आगे विकास होगा। लेटर द प्रोपेगेटरी सेल डिवाइड्स इनटू 2 cells, one of which forms endoderm and mesoderm of the larva and the other forms a mass of germ cells at the posterior end of the larva. एक्टोडर्म सोमैटिक सेल से बना जो बाहर की दीवार बनाएगा। अब प्रोपेगेटरी सेल 2 भाग में बट रहा है, उसमें एक सेल से एंडोडर्म और मेसोडर्म बन रहा है और दूसरा सेल डिवाइड करते हुए अपनी संख्या बढ़ाता है, लेकिन वह अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास बना लेता है जिसको जर्म सेल्स नाम दिया गया। ये वास्तव में अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रायोनिक सेल्स के समूह है जो कि लार्वा के अंदर पड़े रहते हैं और उनसे फिर आगे अन्य लार्वल स्टेज का निर्माण होता है, यानी पॉली एम्ब्रायोनी का एक उन्नत एग्जाम्पल आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से फैसियोला हिपैटिका में सेल्स का डिवीजन हुआ और किस तरीके से कैप्सूल के ऊपर ओपरकुलम भी बना हुआ है। यहाँ आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि ओपरकुलम है। एम्ब्रायो का निर्माण अंदर में हो रहा है और एम्ब्रायो बनाने वाले सेल डिफ्रेंशिएट होकर के इसके अंदर एक लार्वा का निर्माण करते हैं और उस लार्वा के अंदर जर्म सेल्स बिना डिफ्रेंशिएशन के पड़े रह जाते हैं, यानी आगे ये लार्वा भी रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ये लार्वा कैसा बनेगा? तो पहला स्टेज का लार्वा कहलाया मीरासीडियम। इन 2 weeks टाइम ए स्मॉल सिलिएटेड मीरासीडियम लार्वा इज फॉर्म्ड दैट कम्स आउट ऑफ द शेल बाय फोर्सिंग द ओपरकुलम। कैप्सूल में ऊपर ओपरकुलम या लीड है, उसको खोलकर मीरासीडियम बाहर निकल जाता है। द मीरासीडियम प्रोड्यूसेज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम which erodes the lower surface of operculum। ओपरकुलम खुलने की क्रिया कैसे होती है? तो मीरासीडियम लार्वा से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलता है जो ओपरकुलम के जंक्शन को डाइजेस्ट कर जाता है। मीरासीडियम लार्वा इज ए माइन्यूट ओवल ए लिटिल इलोंगेटेड एंड फ्री स्विमिंग स्टेज। इट इज कवर्ड विथ 18 to 21 फ्लैट ciliated epidermal cells or the cell plates lying in 5 rings 6, 6, 3, 4, 2. There are 5 rows. In first row 6 plates. In second row also 6 plates. Third row has 3 plates. Fourth has 4 plates. And the last 5th one has 2 plates.
So there are 5 rows of 21 cell plates. You can see in the left diagram how the cell plates are arranged along the body length. I have ticked 5 lanes in which the cell plates are present. You can see a eye spot also. Internally, it has a pair of penetration gland as well as an apical gland and apical outgrowth called apical papilla. So through this papilla, it has ability to penetrate into the intermediate host. Here there are so many cells. These are the germ balls, undifferentiated cell mass that will later on produce another larval stage. The first ring is made of 2 dorsal, 2 lateral and 2 ventral plates. Second ring has 3 dorsal and 3 ventral plates. Third row has 1 dorsal and 2 ventrolateral plates. Fourth has 5 right and 2 left plates. 2 right and 2 left plates, total 4 plates. And the last one has only 2 plates, 1 left and 1 right plate. Beneath the epidermal cells, a subepidermal musculature consisting of outer circular and inner longitudinal fibers is situated. In this larva, 2 layers of muscles are well developed. Outer is circular and inner is longitudinal muscle fiber. The subepidermal musculature is followed by a layer of cells constituting the subepithelium. एपिडर्म के नीचे भी एक एपिथेलियल लेयर है. एंटेरियरली इट हैज ए कोनिकल एपिकल पैपिला. डायग्राम में आपने देखा कि आगे एक उभार सा बना हुआ था, दैट वाज एपिकल पैपिला. एंड अटैच टू इट इज ए ग्लैंडुलर सैक व्हिच एन ओपनिंग कॉल्ड एपिकल ग्लैंड. एपिकल पैपिला के बीच में एक एपिकल ग्लैंड है जिसका ओपनिंग अपेक्स पर पाया जाता है. ऑन ईच साइड ऑफ द एपिकल ग्लैंड इज ए बैग लाइक पेनिट्रेशन ग्लैंड. तो 2 तरह का ग्लैंड हो गया, एपिकल ग्लैंड और पेनिट्रेशन ग्लैंड. देयर आर 2 पिगमेंटेड एक्स शेप्ड आई स्पॉट्स एंड ए नर्वस सिस्टम. वेल डेवलप्ड लार्वा है ये, इसमें आई भी है और नर्वस सिस्टम भी है और एपिडर्म पर सीलिया है. देयर इज ए पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया ईच विथ 2 फ्लेम सेल्स. यहाँ यह इस जीनस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें 2 ही प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं और प्रत्येक में 2 ही फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं. द फ्लेम सेल्स ओपन टू द exterior by 2 separate excretory pores or nephridopores situated laterally in the posterior half of the body. तो दोनों ओर के ये प्रोटोनेफ्रिडिया दाएं बाएं अलग अलग ओपनिंग से बॉडी के हाफ पार्ट के बाद दाएं बाएं खुलते हैं. Towards the posterior side are some propagatory cells, some of which may have divided to form germ balls, which are developing embryos. तो इनके अंदर जो जर्म बॉल है उनसे भी एम्ब्रायो बनेगा. द मिरासीडियम डज नॉट फीड. मुंह नहीं है इसको, यह खाना नहीं खाता है. इट स्विम्स अबाउट इन द वाटर और मॉइस्ट फिल्म, बट इट डाइज इन 8 hours अनलेस इट कैन रीच ए सुटेबल इंटरमीडिएट होस्ट. इसका जीवन मात्र 8 घंटे का है. पानी में अगर फ्री स्विमिंग कर रहा है और उसको तुरंत कोई इंटरमीडिएट होस्ट मिल गया तब तो ठीक, नहीं तो यह मर जाएगा.
which is some species of amphibious snails of genus Limnia or even Bulinus and Planorbis। आमतौर से लिमनिया, लेकिन अगर बुलिनस और प्लेनॉर्बिस नाम का जीनस है तो उसके भी अंदर यह घुस सकता है। यह सॉफ्ट टिश्यू को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। आफ्टर गेटिंग ए सुटेबल होस्ट द मिरासीडियम एडहेयर्स टू इट by its apical papilla and enters the pulmonary sac of the snail, from where it penetrates into body tissue with the help of penetration gland and finally reaches a snail's digestive gland। किधर से इसका एंट्री हुआ? तो पानी के साथ इसके पल्मोनरी सैक में जाता है। फिर जो एम्फीबायस स्नेल्स होते हैं फ्रेश वाटर के, उसमें मेंटल के ऊपर लंग्स जैसी रचना पाई जाती है। गिल्स के अलावे भी इसमें एयर ब्रीदिंग कैपेसिटी होता है। तो उसका जो मसल लेयर है वो सॉफ्ट है, तो उससे होकर के पेनिट्रेशन ग्लैंड की मदद से यह डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके छेद करते हुए अंदर चला जाता है और वहाँ से मूव करते 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 वो स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुँच जाता है। In the tissues, the miracidium casts off its ciliated epiderm, loses its sense organ, and it swells up and changes in shape to form a sporocyst। अंदर जाके सिलिएटेड इपिथेलियम खत्म हो जाता है, इसका आइज भी समाप्त हो जाते हैं, ये ऑलमोस्ट ओवल शेप प्राप्त कर लेता है और स्पोरोसिस्ट नाम की रचना में कन्वर्ट कर जाता है। तो मिरासीडियम से कौन बना? तो स्पोरोसिस्ट बना। यहाँ एक फोटोग्राफ है स्पोरोसिस्ट का, बाईं ओर देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ है स्पोरोसिस्ट का और बीच में जो है वह स्पोरोसिस्ट का होल स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली बनाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं दोनों ओर एक एक प्रोटोनेफ्रिडिया है और प्रत्येक में दो दो फ्लेम सेल हैं। यहाँ भी दो फ्लेम सेल्स हैं। इसके अंदर जर्म बॉल्स अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जर्म बॉल से ये नया स्टेज लार्वा का निर्माण हुआ, जिसको रेडिया लार्वा कहते हैं। यानी स्पोरोसिस्ट के अंदर रेडिया का निर्माण होता है और स्पोरोसिस्ट को पार कर उसके छेद से होकर बाहर निकलकर यह रेडिया फिर बाहर निकल जाता है, टिश्यू के अंदर ही, लिमनिया के अंदर ही। The sporocyst is an elongated germinal sac about 0.7 millimeter long and covered with a thin cuticle, below which are mesenchyme cells and some muscles. The glands, nerve tissue, apical papilla, eye spots of miracidium disappear। अब इसमें न तो एपिकल ग्लैंड रहेगा न पेनिट्रेशन ग्लैंड। जो आगे ब्रेन जैसी रचना थी मिरासीडियम में, वो और आई, ये सब समाप्त हो जाएंगे। द हॉलो इंटीरियर ऑफ स्पोरोसिस्ट हैज ए पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया ईच विथ 2 फ्लेम सेल्स। इट हैज जर्म सेल्स एंड जर्म बॉल्स। द जर्म सेल्स हैव डिसेंडेड इन ए डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द ओरिजिनल ओवम फ्रॉम विच द मिरासीडियम डेवलप्ड। The sporocyst moves about in the host tissue and its germ cells develop into a third type of larva called रेडिया लार्वा। तो डायग्राम में आपने देखा कि वह ओवल स्पोरोसिस्ट के अंदर रेडिया लार्वा बना। ए स्पोरोसिस्ट फॉर्म्स 5 to 8 रेडियाई। डायग्राम में 2 ही रेडिया लार्वा था, लेकिन उसके बनाने की क्षमता कितनी है? तो 5 से लेकर 8 रेडिया लार्वा। द रेडियाई लार्वा पास आउट ऑफ स्पोरोसिस्ट बाय रप्चर ऑफ इट्स बॉडी वाल। बॉडी वाल को फाड़ करके ये बाहर निकल जाते हैं इनटू द स्नेल टिश्यू विद द एड ऑफ मस्कुलर कॉलर एंड वेंट्रल प्रोसेस। देन द रेडिया माइग्रेट टू द लीवर ऑफ स्नेल। तो लंग्स की दीवार में ये थे, वहाँ ये रिलीज, वहाँ से चले गए उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में
डाइजेस्टिव ग्लैंड में, और वहाँ वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट किए, और फिर जब रेडिया लार्वा बना तो रेडिया को फाड़ करके उसके अंदर से, स्पोरोसिस्ट को फाड़ कर उसके अंदर से ये रेडिया रिलीज होते हैं। अब ये रेडिया लार्वा स्नेल के लीवर में चले जाते हैं। अब ये रेडिया लार्वा, जो छोटा सा स्ट्रक्चर आप देखे थे, अब बड़ा स्ट्रक्चर देखिएगा। द रेडिया इज इलोंगेटेड अबाउट 1.3 मिलीमीटर to 1.6 millimeter in length, with two ventral processes called lappets or procruscula near the posterior end and a birth pore near the anterior end. ये थोड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें कोई खास बात नहीं है। किनारे से आपको टेल जैसा निकलता हुआ लैपेट और प्रोक्रस्कुलर, एक ही चीज का दो नाम है, वो पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगा, पहचानने में इससे आसानी होती है। लेकिन आगे की तरफ एक बर्थ पोर है, एक छेद बना हुआ है, जिससे अगला जनरेशन रेडिया लार्वा का बाहर निकल सकता है। अंदर जर्म बॉल इसके अंदर है। बॉडी वॉल हैज क्यूटिकल, मेसेनकाइम एंड मसल्स, एंड नियर द एंटीरियर एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ बर्थ पोर द मसल्स फॉर्म ए सर्कुलर रिज, द कॉलर यूज फॉर लोकोमोशन। तो रेडिया लार्वा की पहचान में लेपेट्स के अलावे एक कॉलर भी है। वह कॉलर सर्कुलर मसल्स का बना हुआ है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके फैलने सिकुड़ने से बॉडी के अंदर लेंथ में चेंज होता है, और उसी चेंज की मदद से यह धीरे धीरे रेंग सकता है। ये देखिए स्पोरोसिस्ट है, अंदर में दो रेडिया है। ये रेडिया बाहर निकलते हैं। अब देखिए रेडिया का स्ट्रक्चर कितना अलग हो गया। इसमें माउथ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, फेरिंग्स है, फेरिंजियल ग्लैंड भी है। इसमें ये उभार जैसा बना हुआ देख रहे हैं, ये कॉलर है, ये चारों ओर से सर्कुलर रिंग की तरह बनता है। अंदर में आप देख रहे हैं नया जनरेशन रेडिया का डेवलप कर रहा है, या फिर रेडिया से एक दो जनरेशन रेडिया और उसके बाद सर्केरिया लार्वा। तो यहाँ आपको ब्लू ग्रीन कलर में सर्केरिया लार्वा बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टिल इसके पास जर्म बॉल है, और यही जो दाएं बाएं दो उभार निकला हुआ है, इसी को लैपेट कहा गया। रेडिया हैज एन एंटीरियर माउथ फेरिंग्स इन विच न्यूमेरस फेरिंजियल ग्लैंड्स ओपन। अब फेरिंजियल ग्लैंड है तो सिक्रेटरी होगा, sac like intestine, and there is a pair of protonephridium with two pair of flame cells. पहले की तरह ही प्रोटोनेफ्रिडिया दो हैं और प्रत्येक में दो दो फ्लेम सेल हैं। इट्स कैविटी है जर्म सेल एंड जर्म बॉल्स, यानी कुछ जर्म सेल और जर्म बॉल से रेडिया बना, और बाकी जर्म सेल वैसे के वैसे इसके अंदर पड़े हुए रह गए। 4-5 बनेगा तो जर्म सेल्स का चारों पांचों में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। द जर्म सेल्स ऑफ रेडिया गिव राइज ड्यूरिंग समर मंथ टू ए सेकेंड जनरेशन ऑफ द आउटर रेडिया। तो रेडिया से रेडिया का सेकेंड जनरेशन बन सकता है, बट इन विंटर दे प्रोड्यूस फोर्थ लार्वल स्टेज सर्केरिया लार्वा। कई बार तो 2-3 जनरेशन रेडिया का बनता है, और तब रेडिया के अंदर सर्केरिया लार्वा बनता है, जो डायग्राम में आपको हल्का टेल्ड दिखाई पड़ रहा था। अब आप उसकी पूरी रचना देखेंगे। Thus, either the primary redia or daughter redia produce सर्केरिया larva, which escapes from the birth pore of redia into the snail's tissue. Each redia forms about 14 to 20 सर्केरिया। तो सीजनल इफेक्ट पड़ता है इसके अंदर कि समर में ये रेडिया से रेडिया बनाया तो विंटर में रेडिया से सर्केरिया बनने लगेगा, और एक रेडिया के अंदर 14 से लेकर 20 तक सर्केरिया बनते हैं। अब देखिए सर्केरिया लार्वा कैसा होता है, तो समझ लीजिए कि छोटा सा फैसियोला बनने जा रहा है। द सर्केरिया हैज एन ओवल बॉडी अबाउट 0.25 मिलीमीटर टू 0.35 मिलीमीटर लेंथ एंड सिंपल लॉन्ग टेल, यानी ये माइक्रोस्कोपिक है। आपको समझ में नहीं आएगा ये है क्या,
लेकिन पानी का एनालिसिस करते समय कभी कभी ये लार्वा मिल जाएंगे। इट्स एपिडर्मिस इज सून शेड एंड रिप्लेस्ड बाय क्यूटिकल। एपिडर्मिस हट जाता है, उसकी जगह पर एक लेयर क्यूटिकल का बन जाता है। बिलो द क्यूटिकल आर मसल्स एंड सिस्टिजीनस ग्लैंड। सिस्ट बनाने वाला ग्लैंड सिस्टिजीनस ग्लैंड। इट हैज रूडिमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट में जो जो अंग बनना चाहिए उसके निर्माण का प्रारंभ यहाँ हो चुका, इसलिए वो रूडिमेंट्री ऑर्गन है। देयर आर 2 suckers, ओरल एंड वेंट्रल sucker. An alimentary canal consisting of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus and a bifurcated intestine. Testis ovary नहीं है। There is an excretory bladder with a pair of protonephridial canals with a number of phlegm cells. अब बाहर की ओर लैटरली नहीं खुलेगा यह प्रोटोनेफ्रिडियल कैनाल। यह अंदर एक सैक है, एक्सक्रीटरी ब्लैडर है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर आपका होता है, उसके साथ ये जुटा हुआ है। और फ्लेम सेल्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई। पहले प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया में 2-2 फ्लेम सेल्स थे, अब बहुत सारे फ्लेम सेल्स हो जाएंगे। द एक्सक्रीटरी डक्ट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लैडर, ट्रेवल्स थ्रू द टेल एंड बाइफर्केट्स टू ओपन आउट थ्रू ए पेयर ऑफ नेफ्रिडियोपोर। टेल रीजन में 2 भाग में बंटकर 2 नेफ्रिडियोपोर्स बनाता है। अगर टेल नहीं रहेगा तो एक्सक्रीटरी डक्ट एक ही रहेगा, यानी एक्सक्रीटरी पोर भी एक ही रहेगा। देयर आर 2 large penetration glands but they are non-functional in the cercaria of fasciola. पेनिट्रेशन ग्लैंड भी बन गया लेकिन फंक्शनल नहीं है। क्या मैंने कहा कि अब ये एडल्ट में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर, आगे इसमें माउथ बना हुआ है, यहाँ माउथ है, ये ईसोफेगस और फेरिंग्स का हिस्सा है, बीच के हिस्सा को आप स्टोमक मान लीजिए, दोनों ओर दो पार्ट में बटा हुआ इंटेस्टाइन है। ये बगल से प्रोटोनेफ्रिडिया है जिसमें कई सारे गोल गोल फ्लेम सेल्स दिख रहे हैं। अभी भी जर्म बॉल इसके अंदर है। ये टेल है, टेल में एक्सक्रीटरी डक्ट जा रहा है जो दायां बायां खुल रहा है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ब्लैडर बनता है, इस हिस्से में एक्सक्रीटरी ब्लैडर बनता है और उससे यह एक्सक्रीटरी डक्ट निकलता है जो बाइफर्केट करके टेल रीजन में दाएं बाएं खुल रहा है। टेल जब खत्म हो जाएगा तो ये सर्केरिया से बन जाएगा मेटा सर्केरिया। तो देखिए जो मेन बॉडी का स्ट्रक्चर था, सेम स्ट्रक्चर इस मेटा सर्केरिया के अंदर ही है, सिर्फ टेल का लॉस हुआ है। It also has a rudiment of reproductive organs formed from germ cells. अब जो बचे हुए जर्म सेल थे उनसे यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण शुरू करता है। पूरी तरह नहीं बन पाता है लेकिन शुरू कर देता है। द सर्केरिया escapes from the birth pore of the radia and then migrates from digestive gland of the snail into the pulmonary sac from where they pass out into surrounding water. तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में था वहाँ से उसके लीवर में, लीवर से फिर वापस लौट करके यह पल्मोनरी सैक की दीवार को टपते हुए बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके यह पानी में रिलीज हो जाता है। द टाइम टेकन इन स्नेल फ्रॉम द एंट्री ऑफ मिरासिडियम टू द एक्सिट ऑफ सर्केरिया इज 5 to 6 weeks. इतना विकास होने में, यानी कि मिरासिडियम से स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से फिर रेडिया, रेडिया से फिर सर्केरिया बनने में 5 से 6 सप्ताह का समय लग जाता है। अब मेटा सर्केरिया टेललेस हो गया, 2-3 दिन के अंदर पानी में यह तैरते रहता है और किसी पत्ते इत्यादि की सतह पर जो एक्वेटिक ग्रासेज होते हैं, वीड्स होते हैं, उसकी सतह पर जाके चिपक जाता है और चिपकने के बाद इसका टेल समाप्त हो जाता है। द सर्केरिया स्विम्स अबाउट इन वाटर फॉर 2 to 3 days. They then lose their tail and get enclosed in a cyst.
सिक्रीटेड बाय सिस्टोजिनस ग्लैंड। तो सिस्ट बनाने वाला ग्लैंड है जो सिस्ट की दीवार का निर्माण कर रहा है। द एनसिस्टेड सर्केरिया इज कॉल्ड मेटासर्केरिया which is about 0.2 millimeter in diameter and it is in fact a juvenile fluke। सब चीज इसके अंदर फैसियोला का बन चुका है, लेकिन यह एक सिस्ट की दीवार में बंद है। इन द मेटासर्केरिया आर फॉर्म इन वाटर, दे कैन लिव फॉर ए ईयर। अब देखिए, पानी में अगर इसका निर्माण होता तो एक एक साल तक सिस्ट के अंदर ये जीवित रह जाते हैं। बट इफ दे आर फॉर्म्ड ऑन ग्रास और वेजिटेशन देन दे सर्वाइव ओनली फॉर ए फ्यू वीक्स। ग्रासेज पर ये एक सप्ताह 2 सप्ताह के लिए जीवित रहेंगे। दे कैन विथस्टैंड शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्राइंग। थोड़ा बहुत सूखे से इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए 2-3 सप्ताह तक ये वहाँ सर्वाइव कर सकता है। पानी जो वेट कंडीशन है उसमें यह साल भर तक जीवित रह सकता है। द वेरियस लार्वल स्टेजेज, द मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड देन मेटासर्केरिया। तो अप टू रेडिया, मीरासीडियम टू रेडिया आर ऑल फॉर्म इन द सेम वे फ्रॉम जर्म सेल। यानी जर्म सेल जो अंदर में है वही बार बार नए लार्वल स्टेज का निर्माण कर रहा है। पुराना लार्वा मॉडिफाई कर रहा है सिर्फ सर्केरिया से मेटासर्केरिया में, अदरवाइज लार्वा का बर्थ हो रहा है, यानी पॉली एम्ब्रायोनी है। देयर इज दस ए डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल एलोन फॉर्म द वेरियस लार्वल स्टेज। अब इन्फेक्शन कैसे होगा शिप को? तो आपने समझा कि पानी में बहुत सारे वीड्स हैं, ग्रासेज हैं, जिसकी सतह पर ये चिपके हुए हो सकते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेटासर्केरिया टेक्स प्लेस ओनली इफ इट इज swallowed बाय ए फाइनल होस्ट द शिप। अब ऐसे पानी लगे हुए ग्रासेज को अगर शिप खाता है, कैटल खाता है, बाढ़ और बरसात के समय में ये बड़ी आसानी से जो प्लांट्स डूब जाया करते हैं नदी के किनारे, तालाब और झील के किनारे, लोग अक्सर उसी को निकाल कर खिला देते हैं, तो वो इन्फेक्शस है। मेटासर्केरिया कैन ऑल्सो इन्फेक्ट मैन इफ दे आर swallowed बाय ईटिंग वाटर क्रेस ऑन which सर्केरिया एनसिस्ट, बट सच केसेज आर रेयर। कई जगह पर तालाब उलाब की गंदे पानी से सब्जी इत्यादि को धो दिया जाता है और वो सब्जी आपके घरों में चला आता है। अगर आप ठीक से वॉश नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो लार्वा सब्जी के साथ आपके पेट में चला जाए। बट द मेटासर्केरिया आर नॉट इन्फेक्टिव अंटिल 12 आवर्स आफ्टर एनसिस्टमेंट। तुरंत सिस्ट बना हुआ, नया बना हुआ मेटासर्केरिया इन्फेक्टिव नहीं होता है। कम से कम 12 घंटे तक उसे सिस्ट के अंदर पड़े रहकर धीरे धीरे मैच्योर होना पड़ता है। इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए शिप द सिस्ट वॉल इज डाइजेस्टेड एंड ए यंग फ्लूक इमर्जेज एंड बोर्स थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन टू एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो शिप जब ऐसे ग्रास को खाती है तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से क्या होता है, सिस्ट का वाल डाइजेस्ट हो जाता है, तो मेटासर्केरिया फ्री हो जाता है। अब वह उसके इंटेस्टाइन की दीवार को छेद करते हुए अंदर चला जाता है। आफ्टर अबाउट 2 to 6 days दे एंटर द लीवर एंड दे मूव इन द लीवर मे कॉज सीरियस इंजुरीज। इंटेस्टाइन की दीवार से ब्लड के साथ बहते हुए यह लीवर में चला जाता है। वहां यह लीवर सेल्स को डैमेज कर सकता है, घायल करता है। द यंग फ्लूक्स स्टे इन लीवर फॉर 7 or 8 weeks, यानी कि 2 महीने तक ये रह सकता है। फीडिंग मेनली ऑन ब्लड एंड देन दे एंटर द बाइल डक्ट एंड बाइल पैसेज। तो लीवर सेल्स को डैमेज करते हुए धीरे धीरे यह बाइल डक्ट में चला जाता है
और वहीं स्टे कर जाता है, वहीं रुक जाता है। द यंग फ्लूक हैव बीन ग्रोइंग इन द लीवर एंड आफ्टर सेवरल वीक्स इन द बाइल डक्ट दे मे सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट। बाइल डक्ट में आने के बाद धीरे धीरे यह सेक्सुअली मैच्योर होता चला जाता है और एडल्ट में कन्वर्ट कर जाता है। द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन इन शिप टेक्स 3 to 4 months। यानी शिप में आने के बाद इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से बाइल डक्ट तक आके और फिर एडल्ट तक बनने के बीच 3 से 4 महीने का समय लगता है। और इस बीच जब लीवर डैमेज होता है तो धीरे धीरे डैमेज का सिम्टम आने लगता है। अब ये लाइफ साइकिल देखिए फैसियोला हिपैटिका का। मान लिया हम कहीं एक जगह से शुरू करते हैं, यह है सर्केरिया लार्वा, टेल इसका गायब हो गया, बन गया मेटासर्केरिया। अब यह मेटासर्केरिया शिप के अंदर चला आया, वहाँ धीरे धीरे लीवर में पहुँचकर ये एडल्ट में कन्वर्ट कर गया। अब एडल्ट अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और कैप्सूल्स बनाएगा। कैप्सूल के अंदर यह क्या बनेगा तो मीरासीडियम लार्वा बनेगा। यह मीरासीडियम लार्वा बाहर निकल जाता है, तालाब में तैरने लगता है इधर उधर फ्रीली, और फिर वहाँ से चला जाता है स्नेल के अंदर। वहाँ स्पोरोसिस्ट बनाता है, रेडिया का 2-3 जनरेशन बनाता है, फिर सर्केरिया बनाकर पानी में वापस आ जाता है। यानी शिप के शरीर से भी निकलकर पानी में और स्नेल के शरीर से भी निकलकर यह पानी में चला आता है। तो पानी का होना सबसे ज़रूरी है इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए। इसलिए अगर किसी गांव में, किसी इलाके में शिप है, गोट है, कैटल हैं, लेकिन वहाँ कोई तालाब नहीं है, कोई झील नहीं है, तो फिर फैसियोला हिपैटिका अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। यानी वहाँ नए एनिमल को किसी इन्फेक्शन की संभावना नहीं है। तो इस तरह आपने लाइफ साइकिल पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इस फाइलम में प्लेटीहेलमिन्थेस में 2 ही एनिमल आपके कोर्स में थे। अब इसके बाद एस्कहेलमिन्थेस यानी राउंड वर्म पढ़ाया जाएगा। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।